अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 के 21 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनकी बिनाई का मामला और फिर उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इख्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार तमाम तर पैंतरे, हथकंडे, जवाज, घड़ने बदलने के बावजूद आज भी वहीं पर खड़े हैं। जबकि दूसरी जानिब से जिनके ऊपर तबर्रा किया जा रहा था कि वो खान साहब के लिए लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अब खुलकर बोलना शुरू हो गए। अचानक बड़ा हुक्म जी, अचानक बड़ा ऑर्डर आ गया है। ये ऑर्डर कहां से आया है, कितना बड़ा है, इतवार के दिन इस ऑर्डर की कितनी अहमियत है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक हमारा इंतहाई अहम सेंसिटिव वफ्द जो है स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। उधर से ईरान का वफ्द भी पहुंचा हुआ है, अमरीकी वफ्द के भी पहुंचने के इत्तलात हैं। उसके अंदर से क्या निकल सकता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिसके इंतखाबात को, इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना दिया गया है, वहां पर हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको, हम सबको ये बता छोड़ा है कि आपने मुंह इधर करना है, ओ करके निकल जाना है। ये एहतजाज का सिक्का राजुल वक्त तरीका है। एक अच्छी बात करना चाहूंगा कि बातों का देग इतनी गर्म नहीं होती है जितना चमचे गर्म हो जाते हैं। चमचों को बड़ा शौक होता है देग को गर्म रखने का। तो ऐसे चमचे जो है ना, जब देग के पेंदे के अंदर गिरते हैं तो सबसे ज्यादा गर्मी से जल भुन भी यही जाते हैं। तो देग के पेंदे के अंदर गिरते हुए चमचों की जो हालत होती है ना, वो देखने वाली होती है। वो अपने जलने के साथ साथ दूसरों को भी झुलसा जाते हैं, जला जाते हैं। औकात इनकी कोई होती नहीं है। तो ये आपके इर्द गिर्द आपको हजारों की तादाद में ऐसे चमचे जो देग से ज्यादा यानी शाह से ज्यादा वफादारी के चक्कर में अपने आप को गर्म कर बैठते हैं, झुलसते हुए, तपते हुए, रंग उड़ते हुए, हसद से आ रही दिखाई देते होंगे। ऐसे लोगों पर लानत भेजकर आगे निकल जाइए। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये वो चमचे होते हैं जो घड़ घड़ के अपने नंबर बनाने के चक्कर, घड़ घड़ के इधर की चीज उधर की चीज उन्होंने मिला, उन्होंने पूछो कि कोई चंगा काम भी किया सी ये मैं ऐसे बैठे बैठे मुझे अचानक से याद आ गई। किसी बंदे ने नीचे से कमेंट किया हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर ये देग से ज्यादा जो चमचे गर्म होते हैं इसकी क्या कहानी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसे ही बस नंबर बनाने के चक्कर में तू कौन मैं खाम खा, मैं तेरा प्यो, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा मामा, मैं तेरा फुप्पा, बस इस चक्कर में जो है ना, या फिर दोस्त यार कलीग वटेवर, इस चक्कर में ये अपने नंबर तो बनाते चले जाते हैं लेकिन दूसरे को उजाड़ते चले जाते हैं। और वो बेशरम जो देग है जो इन चमचों की इन हरकतों से सीख नहीं पाती, उसके ऊपर भी लानत है 10,000 दफा। ये जरा टॉप स्टोरी ऑफ द डे सुनिएगा। सुहेल आफरीदी साहब, जिनके ऊपर कल तक ये तबर्रा किया जा रहा था कि वो खुदा ना ख्वास्ता खान साहब के साथ नहीं खड़े हैं, उन्होंने बबांगे दोहल खिताब किया है, तकरीर की है। वो जरा कुछ उनकी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुहेल आफरीदी कहते हैं इमरान खान का तमाम इदारों से भरोसा उठ चुका है। ये सुहेल आफरीदी कहते हैं इमरान खान का तमाम इदारों से भरोसा उठ चुका है, वो मेरी और आपकी तरफ देख रहा है और हमने मिलकर अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना होगा। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब बड़ा, ही इज अ वेरी यंग आई कैन से इनकम्बेंट पॉलिटिशियन, आई मीन आए सबसे ऊपर आने वाला बच्चा जिसने जगह बना लिया है, कद अपना बना लिया है, बहुत यंग, कितना 30-32 साल का नौजवान, और माशाल्लाह से सीएम शिप मिल गई है उनको। उनसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है और मैं उनसे मिलता रहा हूं गाहे बगाहे, मतलब इतना कि मुझे सीएम एनेक्सी में बार बार रुकने का मौका मिला। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो खान साहब के नजरिए को लेकर बहुत सीरियस है।
बाकी उनको मौका कितना मिलता है, इस पोजीशन पर बैठे हुए शख्स का जो थ्रेशोल्ड है बाउंड्रीज का, वो कितना संजीदा होता है, ये आगे चलकर वक्त साबित करेगा। लेकिन सुहेल आफरीदी, एज फार एज आई नो, ही इज वेरी मच सिंसियर विद खान साहब। अच्छा, वो कहते हैं मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूं। सुहेल आफरीदी कहते हैं मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूं। कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान की यह हुकूमत बदनाम हो, मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया, मगर हमने शिकस्त दी। सुहेल आफरीदी कहते हैं मैंने वाज़ेह ऐलान किया था कि करप्शन के सबूत लाए जाए, मैं बिला इम्तियाज कार्रवाई करूंगा, मगर आज तक एक भी काबिल एतबार सबूत पेश नहीं किया गया। सुहेल आफरीदी कहते हैं वफाकी हुकूमत के 5300 अरब रुपए की करप्शन पर तो कोई बात नहीं करता। फिर वो कहते हैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटों की कवरेज होती है। मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। ये सुहेल आफरीदी साहब के कोट एंड कोट जुमले। वो कहते हैं तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ झूठी और छोटी से छोटी खबर को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़े से बड़ा बनाकर पेश करते हैं, लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने बात की हो। फिर कहते हैं तुम दुनिया की पूरी दौलत जमा करो, मेरे जमीर को खरीद नहीं सकते। ये खास पैगाम दिया उन्होंने कि दुनिया की पूरी ताकत जमा करे, मुझे डरा नहीं सकती। मेरा पहला और आखिरी लीडर सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी है और उसके लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को इन अदालतों या इदारों से कोई उम्मीद नहीं है, उसे उम्मीद अपनी कौम से है कि उसकी कौम उसे इंसाफ दिलवाएगी। ये सुहेल आफरीदी साहब कल तक जिनके ऊपर यह तकिया था कि वही इमरान खान साहब को रिहाई का मूजब बनेंगे। फिर उनके खिलाफ एक कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर चली, उसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी शामिल थे कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो एक और अलीमीन गंडापुर बन चुके हैं और वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। उन्हीं सुहेल आफरीदी साहब ने जब खसारे का 3 महीने का बजट पेश किया, उसके फौरन बाद ये मीडिया टॉक किया और इसमें उन्होंने खड़का कर रख दिया कि वो आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ खड़े हैं और इस मूवमेंट को लीड करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ हमारे दोस्तों ने भी ये खबर दी है कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले चंद दिन के अंदर, यानी एक हफ्ते के अंदर, ये बड़ा हुक्म है जी, ये बड़ा हुक्म है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक का हुक्म नहीं है, ये विद इन द पार्टी, खान साहब की बहनों, खान साहब के दोस्तों, बच्चों और फिर वो कलेक्टिव जो सेंट्रल लीडरशिप के बियॉन्ड लोग हैं, उन सब का फैसला है कि सुहेल आफरीदी साहब अगले एक हफ्ते के अंदर देखेंगे कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात का कोई रास्ता निकाला जाता है तो ठीक, उनसे मुलाकात कराई जाती है तो ठीक, अदरवाइज वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर देंगे और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, चाहे वो पिंडी की तरफ हो या इस्लामाबाद की तरफ हो। इसमें ज्यादा वक्त नहीं है, इसका ऐलान वो कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर है आपकी अपनी एक एफिलिएशन है पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ, मेरे जितने फॉलोअर्स देख रहे हैं, या आप इन दो सियासी जमातों को जो हमेशा इक्तदार में रही और उन्होंने किया कुछ नहीं, इनसे नफरत है, तो उस नफरत या उस मोहब्बत के एवज एक लाइन में लिख दीजिएगा आपको सुहेल आफरीदी साहब सिंसियर लगते हैं खान साहब के साथ या कॉम्प्रोमाइज लगते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा जी। अच्छा, आज के दिन की जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है कि हाल ही में हमने सुना था कि स्विट्जरलैंड का जो दौरा था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का और हमारी पाकिस्तान की टॉप इलीट का, वो दौरा जो है मुलतवी कर दिया गया है कुछ नागुजीर वजूहात की वजह से। लेकिन अब पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं, जबकि स्पीकर ईरानी असेंबली बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द भी स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला हुक्काम भी शामिल हैं। ईरानी वफ्द को मीनाब 168 का नाम दिया गया जी। मीनाब वो जो बच्चियों की शहादत का मामला था। बाकिर कालिबाफ ने स्विट्जरलैंड पहुंचते ही सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मीनाब के मासूम बच्चे और ईरान के दीगर तमाम शोहदा मुज़ाकरात के दौरान हमें देख रहे हैं और हमसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम शोहदा और ईरानी अवाम के साथ शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। कौम और शोहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। शोहदा की कुर्बानियाँ हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। ये जनाब ईरानी जो असेंबली के स्पीकर हैं उनका बयान है। अब आ जाते हैं, अच्छा कल रात को अचानक पता चला अबनाए हुर्मुज़ को भी बंद कर दिया गया था। तो ये अबनाए हुर्मुज़ जो है ना, ये मुझे लगता है कि अमेरिका की गर्लफ्रेंड बन गई है। जब दिल करे खुल जाती है, जब दिल करे बंद हो जाती है। तो अब आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाने का या हुकूमत साजी का जो फार्मूला है वो तय पा गया है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तफसीली मशावरत के बाद हुकूमत के क़याम का फैसला कर लिया गया जी। वहां पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, यानी जो सीएमशिप होगी वो पीपल्स पार्टी के हाथ होगी। जो गवर्नर होंगे
گورنر گلگت بلتستان کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا. ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے, جبکہ ڈیپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کا منصب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا. یہ ابھی تک کی لیٹسٹ ہے. جبکہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کہتے ہیں کہ غدار اور دہشت گرد, یہ چودھری سرور کا بیان ہے کہ غدار اور دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں ہمیں اب بند کرنا ہوں گی, اب اس سے باہر نکلنا ہوگا. جبکہ گلگت بلتستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا. جی امجد حسین ایڈوکیٹ کو. ہمارے دوست عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ انتقام لیا جا رہا ہے. یہ انتقام نہیں تو کیا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کیا دہشت گرد لگتی ہیں؟ اعجاز چودھری جو عارضے میں مبتلا ہیں دل کے اور گردوں کے, وہ دہشت گرد لگتے ہیں؟ بھائی جس ملک میں قانون ہی کوئی نہ ہو, جس میں کوئی رول آف لا ہی نہ ہو, آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہو لا لا, بس کام چوکی جا لا لا. اس ملک کے اندر کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو خیر وقت نے کرنا ہوتا ہے. بہرحال رئیس الٹاؤٹین کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان باہر رہیں گے وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے. یہ عمران خان کی فطرت ہی نہیں ہے. وہ فوراً عوام کے درمیان نکلیں گے, ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے, لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور یہ تحریک بہت بڑی شکل اختیار بھی کر سکتی ہے. عمران خان خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنا مبینہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے میدان میں نکل پڑیں گے. یہ سب کو پتہ ہے, یہ ریالٹی سب کو پتہ ہے. اسی لیے عمران خان کے معاملے کے اوپر لوگ مختلف انداز سے سوچتے ہیں. اچھا, ایک طرف سہیل آفریدی ہیں, دوسری طرف جو ہے شاہد آفریدی ہیں. شاہد آفریدی کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے, سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. تو یہ فرق بھی دیکھ کر جیا جانا چاہیے کہ انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. اور ادھر ایک طرف مومنہ اقبال ہے, ایک طرف مفتی مدنی ہے, اپنے حساب سے اپنے سب کھیل رہے ہیں اور سب کھیلتے چلے جا رہے ہیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت زیادہ لگتی, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سید آصف کرمانی کہتے ہیں لیسکو کی نئی واردات, نیا فراڈ, ماہ جون 2026 کے بجلی کے نئے بلوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ گھریلو صارف نے کتنے یونٹ استعمال کیے. اور چپ ہو, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. صدیق جان کہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اب نیو نارمل ہیں, جبری گمشدگیاں بھی صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہیں. ابھی کسی نے میسج کیا کہ تھانہ سکرنڈ بے نظیر آباد کی پولیس نے مبینہ چوری کے الزام میں ایک شہری مجاہد علی والضمیر علی کو 20 دن سے اٹھایا ہوا ہے, لیکن نہ تو FIR دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی عدالت میں پیش کر رہے ہیں, کیونکہ پولیس کے ذریعے شہری کو اٹھوانے کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سیاستدان ہے, کچھ خدا کا خوف کرے. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے جی, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں میں نے شفیع اللہ جان سے TV شو کے بعد ہر بات کی. شفیع اللہ جان کو کہا اگر اچھا اقدام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ حکومت کے پاس چلنے کو تیار ہوں. انہوں کہتے ہیں تو کون تے میں خام خواہ. جنید علیم صاحب کہتے ہیں, جنید سلیم صاحب, پنجاب حکومت نے اخراجات کا تخمینہ جاری کیا, اس کے مطابق VIP فلائٹ مینٹیننس اینڈ آپریشن سیل کا جو 2024-25 کا بل تھا 21 کروڑ 44 لاکھ, پھر 2025-26 یعنی کہ 25-26 کا یعنی رواں سال کا بل تھا 23 کروڑ 50 لاکھ. پھر یہ بل ریوائز ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے 11 ارب 23 کروڑ یعنی سیدھا 11 ارب روپے کا اضافہ. اب سمجھ میں آتی ہے کہ پنجاب میں اربوں کا جہاز کہاں سے آیا. یہ جہاز بھی اس وقت خریدا گیا جب کفایت شعاری کی مہم کے اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے تھے, ڈنکے بجائے جا رہے تھے. یہ حالات ہیں. دس از دا نیو نارمل آف دا اکانومی وچ ہیز بین امپوز آن دا پیپل آف پاکستان. کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. جنید سلیم صاحب کی خبر ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ کامران خان صاحب ملک کے نامور جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں SIFC نے 5 برس میں, کامران خان صاحب کہتے ہیں SIFC نے 5 برس میں 60 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری لانی تھی, لیکن پچھلے 3 سالوں میں بیرونی سرمایہ کاری 2.15 ارب ڈالر تھی, جبکہ اس مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں صورتحال مزید بدتر ہوئی اور بیرونی سرمایہ کاری 31% کمی سے 1.4 ارب ڈالر رہ گئی. اس میں سے بھی 740 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری چین سے آئی ہے. چین کے علاوہ ہماری سرمایہ کاری کے لیے کوئی نہیں آ رہا. کئی نامی گرامی کمپنیاں پاکستان سے چلی گئی ہیں. جو بیوروکریٹک سسٹم ہے, جو ٹیکسز کا نظام ہے, کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا. یہ بڑی جلدی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں صاحب بہادر آپ کی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل بڑائچ نے کامنٹ کیا ہوا ہے. صابر شاکر نے, عاقب جاوید کا کامنٹ بڑا انپورٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں میں کئی سالوں سے گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوں, باقی 99% مجھے گالیاں دے رہے ہیں. ٹی وی پر بھاشن دنیا کا کوئی کرکٹر نہیں کام نہیں ہے. کرکٹ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ جو سکل آتی ہے وہ گراؤنڈ میں جا کر سکھائے. یہ مجھے مشورے دیے جاتے رہے ہیں, میں نے 27 سال کام کیا. ان کی کنٹریبیوشن کیا اتنی سی رہ گئی ہے کہ اسٹوڈیو میں سے لگا کر بیٹھ جائیں کہ یہ بھی وہ غلط ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. اس نے تباہ کر دی. عاقب جاوید نے اپنے خلاف بولے جانے کا معاملہ جو ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب کے معاملے کے اوپر جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں رہیں اپنا خیال رکھیں اور چمچوں اور دیگوں کا بھی خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.